तो पता ये रूम कैसे दिखेगा, ऐसा। ए मुर्गी अंडा दो, घूमो मत, अंडा दो अंडा दो। अब चलो निकलो इधर से। तो वो जो अंडे का बाहर वाला लेयर है वो डिसाइड कर रहा है कि अंदर का मटेरियल बाहर ना फैल जाए। तो एक्चुअली में प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोर रूम होता है। ये याद रखना। आपको छुआ, आपके दिमाग को पता चला ओ भाई सखी ने मुझको छुआ, तो क्या बनता, ऑर्गन सिस्टम। हेलो मेरे सखिया, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि अभी आपको अपने चारों तरफ कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। तो आप बोलेंगे मेरे हाथ में फोन, फोन के पीछे हाथ, हाथ के पीछे दीवार, दीवार है चारों तरफ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, ये सारी चीज दिख रही है। तो आपने ये सारी चीजें बता दी जो जो चीजें आपको दिख रही है। बट क्या हो कि अगर मैं आपको एक मैजिकल माइक्रोस्कोप दे दूं। मैजिकल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, ये अगर मैं आपको एक ऐसा माइक्रोस्कोप दे दूं जिससे आप सारी चीजें जूम करके देख सकते हैं, ये आपको सारी चीजें दिखाई देने लगी, तो पता ये रूम कैसे दिखेगा, ऐसा। ये देख रहे कितनी सारी बैक्टीरिया, कितने सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिख रहे थे। उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए था, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप लगाया हमने, अब हमको चारों तरफ दिखे जा रहा है। ये देखिए, ये क्या है, बैक्टीरिया। ये लो, ये सारी चीजें हैं वो जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें हम यही पढ़ेंगे कि ये जो छोटे छोटे जीव घूम रहे हैं इधर उधर, ये सब कैसे जीते हैं और किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और क्या हमारी लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस है कि बेफालतू के ये काम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। पर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इंसान इन सारी चीजों को अपनी नंगी आंखों से देख क्यों नहीं पा रहा है। क्योंकि ह्यूमन आई की एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सीमा। इंसान बहुत बड़े जीवों को भी देख सकता है, बहुत छोटे जीवों को भी देख सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा छोटे जीवों को नहीं देख सकता है। तो जिन बहुत ज्यादा छोटी चीजों को नहीं देख पा रहा है, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन आई। कहने का मतलब क्या कि ह्यूमन क्या कर सकता है, बहुत छोटे वस्तुओं को नहीं देख सकता है, क्योंकि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी नेकेड आई यानी कि नंगी आंखों से क्या होता है, इनविजिबल होते हैं। इसी इनएबिलिटी को यानी कि अयोग्यता को हम क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन आई यानी कि मानव आंख की सीमा। क्योंकि देख नहीं सकता है, तो ये जो छोटे छोटे जीव अभी दिख रहे थे वो कैसे दिखे, तो वो दिखते हमारे को किससे, माइक्रोस्कोप से। पर ये माइक्रोस्कोप शुरू में कैसे बना हुआ, ये भी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो जो शुरू में बना था उसको हम कहते थे लेंस। लेंस क्या होता है, कुछ हजार साल पहले इंसानों ने क्या किया था, उसके पास कांच के बर्तन हुआ करते थे। उसने क्या किया, कांच के बर्तन से एक दिन किसी अक्षर को देखा, उसका दिमाग घूम गया कि भाई ये कैसे हो रहा है। जैसे अभी देखिए, अब इस ग्लास के अंदर आप देखेंगे तो ये अक्षर कुछ डांसिंग से लग रहा है। इसका मतलब क्या, ये अक्षर कभी छोटा कभी बड़ा या किसी और शेप का दिख रहा है। तो इंसानों को क्यूरियोसिटी है कि क्या ये अक्षर में जाना है या कोई और बात है। तो यहाँ से इंसानों को लगा कि भाई जब हमारे हाथों में एक कांच का टुकड़ा रहता है, उससे क्या हो सकता है, हम चीजों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी को इंसानों ने क्या कहा, लेंस। तो लेंस की खोज कैसे हुई, तो लेंस की खोज ऐसे हुई कि कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास लिया उसने, यानी एक कांच का ऐसा टुकड़ा लिया जो मुड़ा हुआ था, और जब उसने अक्षरों को देखा, किसी चीज को देखा, तो वो उसे लगा भाई ये तो बड़ा या छोटा हो जा रहा है। तो इस तरीके से जिसकी खोज हुई उसको हम कहते हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है, लेंस एक कर्व्ड ग्लास है जिसको हम कहते हैं लेंस। लेंस को आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी, तो ये किनारों पर क्या होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और यही इसके नाम का राज भी है। का मतलब क्या कि इसका नाम क्या पड़ा, लेंस। पर इसका नाम लेंस ही क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए ये जो मसूर की दाल है और ये जो लेंस है, दोनों का शेप क्या है, लगभग काफी सिमिलर है। ये भी किनारों से क्या है, पतला है, ये भी किनारों से पतला है, ये बीच में मोटा है, ये भी बीच में मोटा है। तो इस तरीके से, क्योंकि इस मसूर की दाल के बीच को हम कहते हैं लेंटिल शीट्स, तो उन लोगों ने क्या लिया, लेंटिल से लेन ले लिया और सीड से श ले लिया। इस तरीके से इसका नाम पड़ गया लेंस। तो लेंस बेसिकली एक कांच का टुकड़ा होता है जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, और इसी से इसका नाम आया लेंस।
तो जब लेंस की खोज हो गई, इंसानों को लगा भाई हम तो कुछ भी जूम करके देख सकते हैं। तो इंसानों ने जीवों को यानी ऑर्गेनिजम्स को देखना शुरू किया। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका मतलब क्या है? जीव। तो दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी सजीव चीज, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग। जैसे ये हाथी, भैंसा, पाड़ा, पहाड़ी, गधा, गधी, गाय, भैंस, वेल, ये सब क्या है? जीव है, ऑर्गेनिज्म है। इंसान भी क्या है? जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म। पर एक खास बात होती है क्या कि ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे कि वेल, बहुत छोटा भी हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया। अभी आपको बैक्टीरिया देख सकता है क्योंकि इसको हमने 1,00,000 गुना जूम किया। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम क्या अपने नेकेड आई यानी कि नंगी आंखों से भी देख सकते हैं जैसे कि हाथी को, और कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया। ये सब को हम क्या कर सकते हैं? अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हमको क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप और लेंस काफी सिमिलर चीज है। माइक्रोस्कोप के अंदर जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दिया जाता है जैसे कि ये, अब देखिए ये क्या लेंस का लोअर है, तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेंस को हम लगा देते हैं तो उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी क्या कर सकता है? किसी भी छोटी चीज को बहुत बड़ा जूम कर सकता है। तो इसकी पावर क्या है? इट मैग्नीफाइज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी बहुत छोटी वस्तुओं को बहुत बड़ा कर सकता है। और क्योंकि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो इससे इंसानों को लगा भाई अब हम वो देख सकते हैं जो हमको अपनी नेकेड आई से नहीं दिख रही थी। यानी वो जूम कर सकता था, अपनी चारों तरफ की बैक्टीरियाज को देख सकता था, बहुत सारी चीजों को देख सकता था। तो इसी रेस में जो सबसे पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। अब ये रॉबर्ट हुक कौन थे? तो चलिए मिलवाता हूं मैं रॉबर्ट हुक यानी कि इस चैप्टर के पहले साइंटिस्ट से। तो देखिए ये हमारे रॉबर्ट हुक भैया। तो हेलो बोलिए इन लोग को। Hello, Sakhya. How are you? ए तुम लोग भी हेलो बोलो, ऐसे बिहेव करते हैं, बोलो हेलो। तो ये जो है वो कौन है? रॉबर्ट भैया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? एक कॉर्क लिया, कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल लिया, उसकी बहुत पतली स्लाइस काटी और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। इनका तो दिमाग घूम गया। इनको क्या दिखा? इनको दिखा ये। तो जब उन्होंने देखा तो ये इन्होंने सोचा भाई ये तो किसी की तरह दिख रहा है। तो इसके अंदर ये जो बॉक्स की तरह यानी छोटे छोटे बॉक्स की तरह क्या बना हुआ था? कंपार्टमेंट बना हुआ था। और ये सारे कंपार्टमेंट कैसे दिख रहे थे? मधुमक्खी के छत्ते यानी कि हनी कॉम्ब की तरह। फिर इन्होंने इन छोटे 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 स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? सेल्स यानी कि कोशिका। तो यहां से किस चीज की खोज हुई? सेल्स यानी कोशिका की। और इन्होंने फिर एक बुक लिखी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल वर्ड का यूज किया और सेल की डिस्कवरी किया यानी कि खोज किया। लेकिन क्या यही साइंटिस्ट थे? ना, इनके बाद भी साइंटिस्ट है। इनके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए आइए उनसे मिलते हैं। तो ये रहे। हेलो। Hello, Sakhi. हेलो। You're the best. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 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 ज्यादा। तो इनका नाम है एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक। एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक ने क्या किया था? एक और बहुत ही ज्यादा बढ़िया माइक्रोस्कोप बनाया, यानी रॉबर्ट हुक ने जो बनाया था उससे भी बढ़िया। तो जो इनका माइक्रोस्कोप था उससे और जूम कर सकते थे। तो ये एक दिन तालाब का पानी लिए और उसके अंदर जब देखे तो ये दिखने लगा उनको। तो इनको लगा भाई ये क्या है? ये तो खाना भी खा रहा है, घूम भी रहा है, फिर भी रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो यहां से इनको पता चला कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटे और ऊपर से जीव है तो छोटे को हम क्या कहते हैं? माइक्रो, और जीव को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। तो यहां से इसका नाम क्या पड़ा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सबसे पहली बार इन जिंदा जीवों को किसने देखा था? तो एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक भैया ने देखा था। इसीलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक को। तो माइक्रोबायोलॉजी अब और ज्यादा क्या होने लगी? इंटरेस्टिंग होने लगी। तो इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, कुछ ने सारे पौधे देख लिए कि सारे पौधे के अंदर दिख रहे हैं सेल्स दिख रहे हैं, यानी छोटा छोटा वो पार्टिकल दिख रहा है, वो हनी कम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने देखा कि भाई सिर्फ पौधे में नहीं है, इंसानों में भी, जानवरों में भी, सबके अंदर है। तो वहां से पता चला कि ये जो सेल है वो सबके अंदर। तो अब ये सेल क्या है?
तो सेल सीधा सा मतलब आप ये देखिए, अब जैसे बिल्डिंग बन रही है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है, कैसे बन रही है? ईंटों से मिलकर बन रही है। तो किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ईंट। उसी तरीके से किसी शरीर को बनाने के लिए भी क्या चाहिए? कोशिका। तो कोशिका यानी कि सेल जो क्या हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। फंक्शनल यानी किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। तो सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका का सीधा सा मतलब क्या है कि लाइफ की, यानी जिस भी जीव के अंदर लाइफ है तो वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनी तो कैसे मिलकर बनी होगी? ईंटों से बनी होगी। उसी तरीके से कोई भी जीव बना होगा तो कैसे बना होगा? सेल यानी कि कोशिका से मिलकर बना। तो इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब किससे मिलकर बने? सेल्स से। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, यानी कि अगर हमने अपने हाथों को बहुत ज्यादा जूम किया तब जाकर के ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सेल्स की तरह दिखेगा। फिर जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? सेल्स यानी कोशिका से, तब इंटरेस्ट आया कि क्यों ना हम सेल्स को जाने कि सेल्स कैसा दिखता है, सेल्स कैसा बना है। तो सेल्स का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स यानी कि कोशिका की संरचना। अब इसकी संरचना जब भी समझनी है तो आपको ये देखना है, ए मुर्गी अंडा दो, घूमो मत, अंडा दो अंडा दो। हाँ अब चलो निकलो इधर से। ये जो अंडा है, इसी अंडे से हमें सेल्स का स्ट्रक्चर समझना है। तो अगर मैं इस अंडे को जूम करूं और ये ऊपर वाला लेयर हटा दूं तो ध्यान से देखोगे ऊपर के एक पतली सी ऐसी लेयर है। तो हर लेयर के बाहर सेम एक ऐसी पतली सी लेयर होती है। इस पतली लेयर को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और इसको हम याद रखेंगे सीएम से, यानी चीफ मिनिस्टर है ये। तो वो जो अंडे का बाहर वाला लेयर है वो डिसाइड कर रहा है कि अंदर का मटेरियल बाहर ना फैल जाए। तो उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन का भी काम क्या होगा कि अंदर का मटेरियल बाहर ना फैल जाए। फिर अब मैंने ऊपर वाली लेयर हटा दी, देखो तो अब यहाँ क्या दिख रहा है? अब यहाँ जो दिख रहा है वो क्या? लिक्विड है। लिक्विड 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 लिक्विड। ये जो जेली जैसा सब्सटेंस है इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और फिर उसके बाद सेंटर में देखोगे वो अंडे के अंदर क्या है? पीला वाला भाग है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो यहां से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। जैसे अंडे का सबसे बाहर वाला लेयर पन्नी की तरह जो है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। उसके अंदर जो चिपचिपा द्रव्य है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो येलो वाला पार्ट है उसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियस। तो यहां से हमको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम ये बात मान कैसे गए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्याज के छिलके का प्रयोग। तो आपको क्या करना है? प्याज का ऊपर वाला कपड़ा उतारना है, फिर उसमें से वो जो पतली सी झिल्ली आ रही है उसको जूम करके देखना है। तो जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या? सारा का सारा क्या है? एक सेल यानी कि कोशिका है। और हर कोशिका के बाहर क्या? एक बाउंड्री है। इसी बाउंड्री को तो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और फिर ये क्या? लिक्विड जैसा पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और ये जो डार्क स्पॉट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। कहीं आप तो ये नहीं सोच रहे थे कि सारी कोशिका अंडे की तरह गोली होती है ना, कोशिका अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ वाली जो क्या? रेक्टेंगुलर शेप की। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब हम करते तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि सबसे पहली बात तो यहाँ क्या मिलता है? सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे आप ध्यान से तो इस पे दो लेयर है। तो एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर। तो बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। उसके अंदर वाले को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है? सेल। और हमने ये कैसे वेरीफाई किया? एक एक्सपेरिमेंट करके। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट। तो ये तो हो गया पौधों के अंदर, पर क्या इंसान यानी जानवरों के अंदर भी होता है? तो उसके लिए हम करेंगे ह्यूमन चिक सेल एक्सपेरिमेंट। तो जब आप लैब में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्टिक छोटी सी, उसको अपने गालों में रब करना है तो आपके गालों से कुछ सेल्स उस पर आके चिपक जाएंगे। फिर उसको लिक्विड में डाल के जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब देखिए इसको भी, यहाँ पर ये क्या है? बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या? लिक्विड जैसा है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और फिर ये क्या है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। पर इसमें क्या? सेल वॉल यानी कि डबल लेयर वाला नहीं है। तो यहां से हमको दो चीज पता चल गई। क्या? पहला कि प्लांट सेल के अंदर
न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अलावा एक और सेल वॉल भी होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये नहीं होता है। तो ये हमने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए, जिससे हमको ये वेरीफाई हो गया क्या कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट है, उन सभी के अंदर क्या है, सेल है। सेल का स्ट्रक्चर होता है सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, फिर लिक्विड यानी कि साइटोप्लाज्म जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और फिर न्यूक्लियस। अब हम एक बार प्लांट सेल और एक एनिमल सेल को देख लेते हैं थोड़ा और जूम करके बढ़िया से माइक्रोस्कोप से। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, एनिमल सेल है, यानी जो अभी हमने ह्यूमन चिक सेल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी ऐसा ही था, बट हमने इसको बहुत ज्यादा जूम किया तो अंदर की सारी चीजें दिखने लगी। ये क्या, प्लांट सेल जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था। तो अब देखिए ये जो बाहर वाला लेयर है इसको हमने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। यहां पर भी ये जो बाहर वाला लेयर है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली है। फिर उसके बाद क्या, हमारा दूसरा लेयर, इसके अंदर क्या लिक्विड भरा रहता है पूरा का पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, ये वाला। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है जो कि सेंटर में है, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। इसका साइड में है पर ये भी क्या है, न्यूक्लियस ही है। क्यों साइड में, हम वो आगे देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। और एक और चीज प्लांट में एक्स्ट्रा थी, वो है ये वाली बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है वो सिर्फ प्लांट में होती है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो हमने एनिमल्स में भी देख लिया, प्लांट में भी देख लिया, वेरीफाई भी कर लिया और इसको जूम करके देख लिया। तो यहां तक हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और अब हमें ये समझना है कि ये जो पोर्शन बने यानी कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ये काम कैसे करते। तो उसके लिए हम बढ़ेंगे अपने अगली स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो अभी मैंने आपको बताया क्या कि जब हमने ह्यूमन चिक एक्सपेरिमेंट किया था तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी क्या थी, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। सेल वॉल भी थी पर हम सेल वॉल को अभी इग्नोर मारेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो इसका काम क्या है, सबसे पहली बात तो ये आउटर लेयर है, यानी सबसे बाहरी परत है किसकी, कोशिका की। और ये दूसरा काम क्या करता है, जैसे अंडे की जो बाहरी लेयर है उसने डिसाइड किया कि अंदर का मटेरियल बाहर ना फैले, उसी तरीके से ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें अंदर से बाहर जाएगी और कौन सी चीजें बाहर से अंदर आएगी। कौन डिसाइड करता है, हमारा ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करती है। और तीसरा ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को लीव करवा देता है कि निकलो बेटा इधर से, यानी कि उसकी छुट्टी करवा देता है। तो ये किसका काम था, हमारा सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली का, जो कि सबसे आउटर लेयर है। अब हम देखेंगे अपना अगला, जो कि क्या हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। तो जैसे भी ये देखिए लिक्विड जैसा जो जेली जैसा पदार्थ दिख रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो अभी जो साइटोप्लाज्म है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। इसका काम क्या है, तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें जो अपनी अपनी जगह पे थोड़ी थोड़ी लिए वो किसके कारण हो पा रहा है, साइटोप्लाज्म के कारण। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो ये जेली जैसा क्या है, जेली जैसा एक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर होता है। और इसका काम क्या है कि जितने भी सेल के कंपोनेंट है वो सब इसी के अंदर रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब क्या, जेली के अंदर तैर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है, सबको क्या करना, डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स को रखे रहना कि बेटा तुम यहाँ रहो, तुम वहां रहो, तुम वहां रहो, तुम वहां रहो। और जितनी भी एक्टिविटीज है यानी कि प्लांट की सेल को या फिर यानी कि जितने भी सेल्स को खाना बनाना है, एनर्जी बनाना है, जितना बनाना है, सब कहाँ होगा, इसी फ्लूइड यानी जेली जैसे सब्सटेंस के अंदर होगा। तो इसका दूसरा काम क्या हो जाएगा, जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो सब कहाँ होते हैं, यही होते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी कि खाना पीना, वॉशरूम जाना, ये सारी चीजें कहाँ होती है, यहीं पे होता है। तो ये किसका काम था, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का। अब हम देखेंगे अगला जो कि हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। केंद्र के यानी कि ये देखिए ये जो बीच में पर्पल कलर का दिख रहा है वो क्या हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ये क्या करता है, तो सबसे पहली बात ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, यानी जादूगर है। जैसे हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। मैंने अपना ये हाथ हिलाया तो मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया बेटा हाथ हिलाओ, तो इसने हाथ हिलाया। मैंने बोला उंगली हिलाओ तो मैंने उंगली हिलाया, मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया। तो मेरे शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा दिमाग। उसी तरीके से सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। और दूसरा काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि एक सेल दूसरे सेल को जन्म देगी, दूसरे तीसरे को, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। तो
अपन लोगों का भी जब जन्म होता है तो हमारे पापा का जो स्पर्म सेल्स है, अपनी मम्मी का जो एग सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वह डिसाइड किया। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जितने भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। तो हमने तीनों काम जान लिया। सबसे पहले क्या? सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तीनों पढ़ लिया, तीनों को काम जान लिया। अब हम कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या कि सेल वॉल। जैसा कि आप ये देखिए, ये वाला जो सबसे आउटर लेयर है ये क्या? सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। देखो एनिमल सेल के अंदर कहाँ है? नहीं, ये बाहर में नहीं है उसके। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। दूसरा क्या? ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण प्लांट हरे दिखते हैं। और ये क्या डिसाइड? सूरज से लाइट लेते, इधर इधर सूरज से लाइट लिया, जड़ों से जल लिया और मिला करके एनर्जी बना दिया। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, तो धूप में ऐसे करोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। हम धूप में खड़े होकर हम तो एनर्जी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यही चीज मिसिंग है और इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा ये जो फूड स्टोरेज की कंपनी है, इतना बड़ा स्टोरेज, इसको हम क्या कहते हैं? लार्ज वॉक्यूल यानी कि रसधानी। ये तीनों चीजों सिर्फ पौधे के अंदर पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती है। तो हम एक एक करके इन सब का भी काम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या? हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में हम बात करें तो ये सिर्फ क्या होता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये क्या करता है? स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। आप ध्यान से देखिए क्या करता है, इसको बहुत ही स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से इसका फ्रेम और ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। और ये डेड होता है यानी कि मरा होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि सेल वॉल का काम क्या है? स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना और सेल को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि इसके अंदर ये जो मटेरियल है, अगर ये बढ़ता रहा तो ये तो फट जाएगा। तो फटे ना, इसीलिए इसके चारों तरफ क्या होता है? ये वाला प्रोटेक्शन लगा होता है। और ये क्या करता है? प्लांट सेल को शेप देता है। यानी प्लांट सेल देखो कैसा है, जबकि एनिमल सेल कैसा है? गोल है। ये कैसा? रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि इसके चारों तरफ सेल वॉल थी यानी कि कोशिका भित्ति थी। तो ये था हमारा कोशिका भित्ति का काम कि ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये मजबूती और सहारा प्रदान करती है, कोशिका की रक्षा करती है और पौधों की कोशिका को क्या करता है? शेप यानी कि आकार देती है। अगला हम देखेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो जो ये हरा वाला पोर्शन है इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण प्लांट क्या होते हैं? हरे होते हैं। एनिमल सेल के अंदर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी के कारण क्या होता है? पौधे हरे होते हैं और इसी से सनलाइट लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या होता है? इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्लांट्स को किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो ये क्या हो गया हमारा? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अब हम अगला देखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? वॉक्यूल यानी कि रसधानी। तो सबसे पहली बात है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। और इसमें क्या स्टोर होता है? फूड, वाटर और वेस्ट। तो एक्चुअली में प्लांट के अंदर क्या होता है? स्टोर रूम होता है, ये याद रखना। जबकि एनिमल सेल के अंदर कोई भी स्टोर रूम नहीं है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? स्टोर रूम होता है। और ये स्टोर रूम क्या होता है? क्या क्या स्टोर करता है? फूड, वाटर और वेस्ट मटेरियल। जितना आएगा भरो 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 भरो, क्योंकि यहाँ पे सब फूड बन रहा है। तो ये क्या करता है? स्टोर करते जाता है कि प्लांट को जब आगे जरूरत पड़ेगी तो उसको दे देगा, ठीक है। और ये क्या करता है? मेंटेन करता है शेप ऑफ द प्लांट सेल। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये पिचका रहता है ऐसा, तो ये वाली जो सेल है वो क्या होती? ऐसे सिकुड़ जाती, जिसके कारण क्या हो जाएगा? प्लांट सेल का शेप बिगड़ जाएगा। तो ये क्या करता है? शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसके अंदर सबसे बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। फिर आता साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, फिर आता न्यूक्लियस। ये सभी सेल के अंदर होता है। पर प्लांट सेल के अंदर 3 एक्स्ट्रा चीजें होती है। सबसे पहला सेल वॉल जो उसको शेप देती है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट जो इससे वो एनर्जी बनाती है, और तीसरा वॉक्यूल जिसमें वो स्टोर करती है। तो यहां तक हमने वो पढ़ा जो प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर था। पर हमने सिर्फ 2 प्रकार का चित्र देखा, एक ऐसा देखा और एक ऐसा देखा। पर क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर के अंदर, पौधों के शरीर के अंदर
सभी के बॉडी में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, 76 कलर के सेल्स होती है, सबका कलर अलग, काम अलग। क्यों अलग? क्योंकि उनको परफॉर्म करना होता है कोई टास्क, यानी जिसको जैसा काम करना होता है उसके हिसाब से क्या होती है, उसमें सेल्स होती है। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि वेरिएशंस इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, यानी कोशिकाओं की आकार और संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। और ये किस बात पे डिपेंड करता है, उनके फंक्शन पे, यानी कोशिकाओं का शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, और ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे, क्योंकि जितनी सेल्स अलग अलग होंगी उनका फंक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई सामान उठाना है, तो यहां जो मसल्स है मेरी वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि सिकुड़ेगी, और जब मैं उसको ऐसे हाथ खोलूंगा तो रिलैक्स हो जाएगी। तो यहां पर ये, या फिर यहां पर देखिए, ये जो मसल्स है, यहां पर जो सेल्स होती है उसको हम कहते हैं मसल सेल्स। और वो कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखती है। ये जो क्या है, मसल सेल्स है। इसमें भी देखिए सबसे बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और ये न्यूक्लियस को दर्शाने के लिए हमने इधर बना दिया है। तो मसल सेल क्या होती है, लॉन्ग और स्पाइनल शेप की होती है, ये गोल नहीं है जैसे कि हमने ये शुरू में एनिमल सेल देखा था, वैसी नहीं है। तो ये क्या होती है, लॉन्ग और स्पाइनल शेप होती है। स्पाइनल कहने का मतलब क्या, धुरी के आकार का, खिंचा हुआ ऐसा, ठीक। और क्या होती है, ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, यानी जितना मैं मूवमेंट कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, सारी सेल्स क्या कर रही है, जो मसल सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या फिर रिलैक्स कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट यानी का मतलब क्या होता है, सिकुड़ रही है। जैसे अगर मैंने ये वाली उंगली को ऐसे खोला तो देखिए ये खुली, यानी रिलैक्स मोड में। अब मैंने इसको मोड़ा तो यहाँ की सेल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ गई। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमको मूवमेंट देती है, यानी कि सिकुड़ कर और फैल करके हमारे शरीर में गति देती है। तो ये थी हमारी मसल सेल्स। एक और सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, पर हम कुछ सेल्स देख लेते हैं जिससे हमको ये पता चले कि सेल्स एक ही प्रकार की नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको छुआ, आपके दिमाग को पता चला, ओ भाई सखी ने मुझको छुआ, तो यहां से आपकी सूचना दिमाग में गई। कैसे गई, इसके बीच में एक सेल है और उस सेल का नाम है न्यूरॉन्स, यानी कि नर्व सेल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम तंत्रिका कोशिका। तो ये देख रहे हो, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, बहुत ही लंबी और खिंची होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है। और ये क्या कैरी करती है, मैसेज को कैरी करती है शरीर के एक बॉडी से ब्रेन तक। तो अगर मेरे हाथ को गर्म लग रहा है तो मेरे दिमाग को कैसे पता चला, इसी ने हेल्प किया कि भैया जल्दी से चलो। और ये क्या होती है, ब्रांच शेप की होती है, यानी कि इसमें शाखाएं निकली थी। शाखाएं इसलिए निकली रहती है कि एक सेल कई और सेल से जुड़ी रहे, बहुत सारी नर्व सेल्स मिल करके तब जाकर के हमारे दिमाग को सूचना भेजती है। तो नर्व सेल्स क्या होती है, बहुत ही लंबी और शाखा युक्त होती है। ये हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच क्या करते हैं, संदेश पहुंचाती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये क्या था हमारा एनिमल सेल के अंदर। ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है, पर अभी हमको सारा पढ़ना नहीं है, तो अभी हमने सिर्फ 2 एग्जांपल दे दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेल्स एक ही प्रकार की नहीं होती है। प्लांट के अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे ये देखिए, ये क्या, सब अलग अलग शेप की। तो जो प्लांट के अंदर शेल होती है वो क्या होती है, डिफरेंट शेप की होती है। कोई रेक्टेंगुलर हो सकती है, कोई ओवल हो सकती है, कोई खिंची हुई हो सकती है, कोई ट्यूब लाइक हो सकती है, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, पानी और फूड के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। तो प्लांट सेल के अंदर भी क्या हो सकती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है, आयताकार, अंडाकार, लंबी या नली जैसी हो सकती है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या अलग अलग सेल्स है, उसी तरह प्लांट सेल के अंदर भी क्या है, उसी तरह प्लांट के अंदर भी क्या अलग अलग सेल्स है। तो ये तो हो गया हमारा सेल्स के टाइप। तो अब क्वेश्चन ये है कि इतनी छोटी सी सेल इतनी बड़ी और खूबसूरत शरीर कैसे बनाई। तो ये क्वेश्चन जानने के लिए हम देखेंगे अगले स्लाइड। तो देखिए, ये जो छोटी सी सेल है वो क्या करेगी, ऐसे कई सारी सेल्स मिलकर के ग्रुप बनाएगी। ग्रुप यानी कि समूह बनाएगी, और इसी समूह को हम क्या कहते हैं, टिश्यू, यानी कि उत्तक। अब जैसे ये टिश्यू बनेगा ऐसे कई सारे टिश्यूज मिलेंगे और मिल करके क्या बनाएगा, एक ऑर्गन यानी कि अंग। और ऐसे बहुत सारे अंग मिलेंगे, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारा क्या, छोटी हाथ बड़ी हाथ, ये सारी चीजें मिलकर के ऑर्गन का सिस्टम बनाएगी।
और जब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारा मिल जाएगा तब जाकर के क्या बनती है हमारी बॉडी यानी कि शरीर। तो एक छोटी सी सेल इतने बड़े शरीर को कैसे बनाए? तो सबसे पहले सेल आई, सेल यानी कि कोशिका, फिर आया टिश्यू। टिश्यू क्या ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक खास तरह का काम करेगा, ठीक। और फिर उससे क्या बनेगा ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो बन जाएगा ऑर्गन, और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा तब बनेगा ऑर्गन का सिस्टम, और फिर बन जाएगा हमारा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। तो इस तरीके से छोटी सी कोशिका एक बड़े से जीव में परिवर्तित हो जाती है। तो अब हमें एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में जान जाते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले सेल क्या है? तो सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी किसी भी जीव की सबसे छोटी जीवित इकाई क्या होती है? सेल यानी कि कोशिका। फिर सेल बहुत सारी मिलती है तो क्या बनता है? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को हम क्या कहते हैं? उत्तक। यानी एक ही तरह की बहुत सारी सेल्स मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? उत्तक यानी टिश्यू। जैसे यहाँ पर जो सेल्स है वो सब क्या एक ही तरह है, तो इस तरीके से मिलकर के क्या बना दिया? टिश्यू, जो मसल का काम करे, जो सामान उठाने के काम करेगी। और ऐसा ही बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो क्या बन जाएगा हमारा? ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज आपस में मिलेंगे, सब मिलकर के काम करेंगे तो उनको हम कहेंगे ऑर्गन। टिश्यू को टिश्यू पेपर मत समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं? परफॉर्म्स करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे दिल का काम क्या? धड़कना, ब्लड को पंप करना। फेफड़े का काम क्या है? हवा लेना, हवा छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है। पेट का काम क्या? पचाना। पत्तियों का काम क्या होता है? लाइट लेकर के एनर्जी बनाना। रूट का काम क्या है? वाटर लेना। तो ये सारे काम क्या करते हैं? टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन, और हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है। और जब बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो हमको क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, यानी हमारे शरीर के अंदर क्या बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं, जिससे एक मेजर फंक्शन हो रहा है, जिससे हम जिंदा है। जैसे हमारे अंदर एक ऑर्गन का सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले हमारा माउथ है, फिर इसोफेगस यानी आहार नली है, फिर स्टोमक है, फिर उसके बाद क्या आता है? हमारा पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। तो इतना सारा सिस्टम मिला करके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। तो दिखा मैंने क्या कहा आपको। और फिर ऐसे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म यानी कि अ कंप्लीट लिविंग बीइंग। तो जब तक अपन लोगों के शरीर में सारे ऑर्गन सिस्टम परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे तब तक हम लोग जीवित जीव नहीं होंगे। तो इस तरीके से क्या बनता है हमारा? ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, यानी सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा क्या? हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाएगा हमारा ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ चीजें जान जाते हैं इसी के बारे में कि देखिए, सबसे पहली बात कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, उन सभी की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। मतलब अभी मेरे शरीर में लगभग 830 खरब कोशिकाएं हैं, बट क्या वो सारी की सारी कोशिकाएं शुरू से हैं? नहीं। जब एकदम शुरुआती स्टेज में मैं सिर्फ एक सेल था, एक सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल देखिए ऐसा था। मैं उसमें एक और सेल यानी कि स्पर्म आकर के मिला, फिर उसके बाद क्या होता है? ये डबल होता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बढ़ते रहता है। फिर एक बेबी का जन्म होता है। तुम लोगों का भी जन्म ऐसा ही हुआ, सिर्फ मेरा नहीं हुआ ऐसे। फिर इस तरीके से क्या होते हैं? हम बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एक बहुत बड़ा जीव बन जाता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, यानी कि जितने भी बहुकोशिकीय जीव है वो सब किससे शुरू है? एक कोशिका से, यानी सिंगल सेल से। और उस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं? एग यानी कि अंडा। और यही अंडा क्या होता है? कई बार विभाजित होता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, इस तरीके से बढ़ता रहता है। तो यही एग क्या होता है? और मैनी टाइम्स डिवाइड होता है, जिससे क्या होता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमको ये बुझा गया कि एक सिंगल सेल किस तरीके से इतने बड़े जीव को। तो अभी आपने ये देखा, क्या देखा? कि हम सारे क्या बहुकोशिकीय जीव, यानी मल्टी सेलुलर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी, एकदम अंधा, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं। तो क्या सभी जीव के अंदर इतनी ही कोशिकाएं होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद कीजिए हमने शुरू में क्या किया था? तो याद कीजिए शुरू में हमने देखा था एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक का, जिन्होंने तालाब के पानी में देखा था तो सिंगल सिंगल सेल अकेले अकेले घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक कोशिकीय जीव, यानी एक ऐसा जीव जिसमें एक ही सेल है, एक से अधिक है ही नहीं।
जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब क्या सिंगल सेल है। तो ये सब क्या है, ओनली वन सेल से बने होते हैं और एक सिंगल सेल ही क्या करती है, पूरा का पूरा लाइफ का सारा प्रोसेस कर देती है। खाना पीना, रहना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, ये सारा काम क्या सिंगल सेल ही कर देती है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम और ईस्ट। इसके अलावा क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारे शरीर में क्या 830 खरब कोशिकाएं हैं, समझ रहे, इतनी सारी कोशिकाएं हैं। तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर काम के लिए एक अलग ऑर्गन होता है। जिससे अगर मुझे कुछ सामान उठाना है तो उसके लिए हाथ है, सांस लेना है तो नाक है, खाने के लिए मुंह है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, सोचने के लिए दिमाग है। हर काम के लिए एक नया ऑर्गन फिट कर दिया गया। लेकिन जो सिंगल सेल है उसके पास एक ही सिस्टम, उसी से सारा काम करता है। अभी हम आगे देखेंगे कि अमीबा कहाँ से खाता है, कहाँ से गिराता है। आपको पता चलेगा जहां से मन चाह रहा वहां से खा ले रहा है, जहां से मन चाह वहां से गिरा दे रहा है। पैरामीशियम जहां से खा रहा है वहीं से गिरा रहा है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हर काम के लिए एक डिफरेंट सेल होता है जो डिफरेंट काम कर रहा होता है। एग्जांपल के लिए ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स। तो ये क्या हो गया हमारा एकल कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि मैजिकल माइक्रोस्कोप से हमने क्या देखा था, चारों तरफ के अपने छोटे छोटे जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, बहुत ही छोटे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही छोटे 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 बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए तो इसका नाम माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो का मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, और हिंदी में माइक्रो को कहते हैं सूक्ष्म, और जीव इस तरीके से इसका नाम पड़ गया सूक्ष्म जीव। और इसको हम अपनी नेकेड आई यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। अब क्योंकि ये क्या बहुत ही छोटे हैं, इसलिए इसको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। और ये पाए कहाँ जाते हैं, हवा में, मिट्टी में, पानी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, यानी हमारे शरीर के अंदर भी हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या सकता है ही। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह। तो सुबह से लेकर के शाम तक, नदी से लेकर नाला तक, पृथ्वी से लेकर के धरती तक, आसमान तक, हर जगह क्या पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप पृथ्वी के बाहर नहीं, पृथ्वी के बाहर नहीं, क्योंकि पृथ्वी के बाहर का सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है। पृथ्वी के ऊपर हर जगह क्या पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव। जहां इंसान जिंदा नहीं रह सकता उधर भी रहता है। तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी जिंदा है, एकदम बहुत कम टेम्परेचर पे भी जिंदा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सीधा सा मतलब क्या है, जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में, हवा में, पानी में, किसी जीव के अंदर। इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। तो ये तो हो गया हमारा सूक्ष्म जीव होता क्या। अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या, बैक्टीरिया। तो ये जो दिख रहा है ये सब क्या है, बैक्टीरिया। इसको हिंदी में कहते हैं हम जीवाणु। अब जैसे मान लीजिए आपका दोस्त आया एक दिन, बोला भाई मेरे को जुकाम हो गया, और उसने मारा छी, तो वो जो उसके नाक से बहुत सारी सूक्ष्म जीव निकले, उसमें से एक बैक्टीरिया भी था, उसका क्या नाम है, जीवाणु। अगले क्या, फंगी। फंगी का मतलब क्या होता है, कवक। हिंदी में इसको कहते हैं कवक, फंगस भी कह सकते हैं। तो ब्रेड के ऊपर देखा होगा आपने, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। जैसा कि देखिए ये जब ब्रेड खराब होने लगता है तो उस पर क्या होता है, ये सफेद सफेद होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फंगी यानी कि कवक। फंगी यानी कि कवक। और तीसरा है कि हमारा प्रोटोजोआ, इसको हिंदी में भी कहते हैं प्रोटोजोआ। तो जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। और अगला क्या है, एल्गी। एल्गी का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं शैवाल। तो जैसा आपने देखा होगा, अगर आपने पानी छोड़ दिया कहीं पे, तो वहां पे क्या होती है, हरी हरी लेयर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। तो ये जो लेयर है वो क्या, कवक कहलाती है, जिसपे हो सकता है फिसल के गिर जाए, मुंह फूट जाए आपका, तो वो क्या हमारा एल्गी यानी कि शैवाल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, दूसरा फंगाई यानी कि कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, और फिर क्या है, शैवाल। तो इसको याद कैसे रखेंगे ये चारों टाइप, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको याद रखना है सूक्ष्म जीव का बीएफ पीए है। सूक्ष्म जीव का बीएफ कौन है, पीए है। बी का मतलब क्या है, बैक्टीरिया।
एफ का मतलब क्या है, फंगस, पी से क्या, प्रोटोजोआ, और ए से एल्गी। देखा, याद हो गया। तो सूक्ष्म जीव का बीएफ कौन है, पीए है। तो इस तरीके से आपको सूक्ष्म जीव का टाइप याद रहेगा, बी से बैक्टीरिया, एफ से फंगस, पी से प्रोटोजोआ, ए से एल्गी। अब ये चारों टाइप हो गया। अब हम देखेंगे कि चारों कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो है तालाब के पानी का, यानी कि पॉन्ड वाटर का एक्टिविटी करना। तो तालाब के पानी के अंदर हमने जूम करके देखा, तो उसके अंदर क्या दिखा, उसके अंदर ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। ठीक है, तो तालाब के अंदर जो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसमें एक ही है, इसका नाम है अमीबा। और अमीबा को बनाना सबसे सिंपल, ऐसा बना दो और बीच में न्यूक्लियस, बन गया अमीबा। दूसरा जो हमने देखा उसको हम कहते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम हम ऐसे बना सकते हैं, ये बन गया पैरामीशियम। और तीसरा क्या है, शैवाल यानी कि एल्गी। और एल्गी हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे रोल कर लो, ठीक है, इस पर डैश 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 बना। तो तालाब के पानी के अंदर यानी पॉन्ड वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए गए उनका नाम क्या है, अमीबा, पैरामीशियम और एल्गी। अब ये जो एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में करवाना है, या आप अगर हमारे पास रहते तो हम भी करवा देते, बट यू आर नॉट हियर, देन नो एक्सपेरिमेंट, चुपचाप देखेंगे बस। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि तालाब के अंदर कितने सूक्ष्म जीव है, 3। इसके अलावा ये पाए जा सकते हैं, पर ये मेनली 3 हमको दिखाई देते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, अमीबा। तो ये जो सुंदर सा जीव दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, अमीबा। अमीबा क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एकल कोशिक जीव है, अकेले ही रहता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसके साथ कोई कोशिका नहीं चाहिए, अकेले जिंदा रहता है, अकेले खाता पीता रहता है, मर जाता है, खत्म। ठीक। और ये कैसा शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है। इर्रेगुलर शेप यानी कि इसका कोई शेप नहीं होता, जैसा तुम बना दो वही है अमीबा। तो ये भी है अमीबा। और ये मूव कैसे करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, यानी कि कूट पादों से मूव करता है। मान लीजिए एक दिन इस अमीबा को दिखा क्या कि भाई इधर तो फूड है और इसको भूख लगी है, तो ये क्या करेगा, वहां मूव करेगा। और कैसे मूव करता है, वो ऐसे मूव करेगा, देखो। तो ये क्या करेगा, एक नकली पैर बनाएगा, यानी झूठा लेग बनाएगा, असली में इसका पैर नहीं है। वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ जा करके ऐसा एक लेयर बना देगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, ये चारों तरफ इसको घेर लेगा और इसको निगल लेगा। तो ये कैसे मूव किया, नकली पैर से। तो नकली को अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडो, और पैर को कहते हैं पोडिया। इसीलिए कैसे मूव करता है, स्यूडोपोडिया से, यानी कूट पाद से। कूट का मतलब झूठा और पाद का मतलब होता है पैर। तो कोई भी अमीबा कैसे मूव करता है, स्यूडोपोडिया से। और ध्यान रहे, इस अमीबा को बेबीज को जन्म देने के लिए भी किसी और की जरूरत नहीं है, अकेले ही जन्म दे देता है। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे इलोंगेट होगा, फिर ये लंबा होगा, और फिर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यानी एक पेरेंट ने क्या कर दिया, 2 बच्चों को जन्म दे दिया। ये हम 8वीं में पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल मैं बस आपको ऐसे ही बता दे। तो अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेलुलर यानी कि ये एक कोशिकीय जीव है, और ये क्या इरेगुलर शेप होता है, और ये इसके पास का था स्यूडोपोडिया से ये मूव करता है, यानी कूट पादों से। तो अमीबा तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को देखिए, पैरामीशियम क्या होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एकल कोशिकीय जीव है। और ये क्या होता है, इस पे ये छोटे छोटे बाल होते हैं, दिख रहा है ये, इस छोटे छोटे बाल को हम कहते हैं शीलिया, और इसी से ये मूव करता है, यानी ऐसे ऐसे मूव करता है और आगे आगे चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये क्या हमारा शीलिया। तो अमीबा कैसे मूव करता है, स्यूडोपोडिया से, जबकि पैरामीशियम कैसे मूव करता है, शीलिया से, यानी छोटे छोटे हेयर से। ठीक। तो पैरामीशियम का जो खाना खाता है वो कहाँ से खाता है, यहाँ से खाता है, और फिर डाइजेस्ट करके वापस यहीं से निकाल देता है। कहने का मतलब क्या है, ये जिधर से खाता है उधर ही से निकाल देता है। तो ये क्या हमारा पैरामीशियम है। अगला जो है हमारा, उसको हम कहते हैं एल्गी, यानी कि शैवाल। तो शैवाल जैसा कि आपको दिख रहा है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और हमने पढ़ा है कि किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो उसके अंदर हो सकता है क्या, क्लोरोफिल। तो इसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसीलिए क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना सकता है, यानी सनलाइट लेके इधर आओ, सूरज का लाइट लिया, जल लिया, फूड बना लिया। तो एल्गी क्या करता है, खुद से अपना फूड बना सकता है, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मूवमेंट भी नहीं करता, तो मौज मारो भाई, चिल मार के खाओ पियो मौज रहो। ठीक है। तो शैवाल क्या होता है, हरे रंग का होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद ही बना सकता है। तो ये था हमारा पहला एक्टिविटी, जिसमें हमने पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब के पानी का किया था एक्सपेरिमेंट। अब हम करेंगे मिट्टी का एक्सपेरिमेंट, यानी आपको कीचड़ उठाना और उसमें एक्सपेरिमेंट करना है।
देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तो देखिए उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला क्या, ब्रेड माउल्ड, दूसरा माउल्ड, फंगी, एल्गी और बैक्टीरिया। जैसा कि देखिए ये क्या बैक्टीरिया है, यानी कि सिर्फ पानी के अंदर ही बैक्टीरिया नहीं है, मिट्टी के अंदर भी क्या दिख रही है, बैक्टीरिया दिख रहा है। और ये क्या, ब्रेड माउल्ड, यानी कि ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग गया, कवक लग गया, वो है। ठीक, और ये क्या हमारा ऑब्वियसली एल्गी है जो कि मिट्टी के अंदर आ रहा है। ये चौथा क्या हमारा माउल्ड फंगस, यानी कि फफूंद कवक। तो ये 4 तरह के बैक्टीरियाज, तो ये 4 तरह के ऑर्गेनिजम्स तो ये 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको किस में देखने को मिलते हैं, मिट्टी के अंदर, यानी मिट्टी वाला जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बैक्टीरिया और एल्गी पहले पढ़ लिया है, तो बाकी हम 1-2 पढ़ लेते हैं और बस खत्म। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं या बेफालतू का पढ़े जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, ब्रेड माउल्ड, ये क्या एक फंगस यानी कि कवक का ही एक प्रकार है। तो ब्रेड के ऊपर क्या होती है, अगर नमी है यानी वाटर है तो वो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर उसमें रहेगा, यानी कि नमी रहेगी, और नमी होने के कारण उस पर किसका जन्म होने लगेगा, फंगस का, यानी कि कवक का, जिससे ब्रेड क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। इसका मतलब वहां पे क्या जन्म ले लिया, फंगस। और ये बहुत अलग तरीके से खाना खाता है, ये हमारी तरह खाना नहीं खाता। कहने का मतलब क्या, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है ऐसा कि सूरज का प्रकाश लेकर के खाना बना ले, और ना ही हमारी तरह खाना खाता है। जैसे अगर हमको ब्रेड खाना है तो हम क्या करेंगे, ब्रेड लेंगे और खा लेंगे, मुंह में, पेट में जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा वो। लेकिन ये अलग तरीके से खाते हैं। क्या करते हैं, अपना जो लिक्विड और डाइजेस्टिव जूस उसी को ब्रेड के ऊपर छोड़ देंगे। अब जैसी वो छोड़ देगी, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर अपनी क्या करेंगे, ये थ्रेड से सारा का सारा एनर्जी उससे कंज्यूम करेगा, यानी कि जो भी डाइजेशन के बाद जूस बना उसको कंज्यूम करेगा। तो ये क्या हमारा ब्रेड माउल्ड यानी कि फंगस। अगला हम देखते हैं बैक्टीरिया, जो कि हमने उसमें नहीं देखा था। तो बैक्टीरिया क्या, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ये एकल कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये हर जगह पाए जाते हैं, नदी, पानी, तालाब, इंसान के शरीर के बाहर, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, बोर्ड पे, हाथ पे, हर जगह। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। ये गोल गोल हो सकते हैं, रॉड शेप होते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, या कॉमा शेप की भी हो सकते हैं, यानी रॉड शेप की तरह हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, कॉमा शेप की तरह भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होते हैं। तो यहाँ हमने दोनों एक्सपेरिमेंट करके ये पता कर लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने अपनी आंखों से देखा, उसके बारे में पढ़ा। ये तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहीं भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब इधर भी जिंदा रह सकते हैं, हवा में, मेरे शरीर के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बाहर बिल्कुल मरे रहते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जिंदा भी नहीं, लेकिन जैसे किसी और इंसान के, किसी जानवर के बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना चतुर्भुजी आकार दिखाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं वायरस यानी कि विषाणु। इसको हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप में नहीं पढ़ा था। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के थे, 4, और उसको हमने कैसे याद किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का BF PA है। तो B से मतलब बैक्टीरिया, F से फंगस, P से प्रोटोजोआ, A से एल्गी। बट इसके अलावा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बाहर जिंदा नहीं रहते, किसी दूसरे इंसान या जानवर के शरीर के अंदर जाएंगे तभी जिंदा रहते हैं। ऐसे जीवों को हम कहते हैं वायरसेस यानी कि विषाणु। तो वायरसेस क्या होता है, असेलुलर होता है। असेलुलर का मतलब क्या होता है, यानी ये सेल से नहीं बना होता। सेल से नहीं बना होता का क्या मतलब, इसका मतलब है कि बाहर ये जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ये सेल से बना रहता तो किसी और बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती इसको, बाहर ही अपना मस्त खाता पीता मौज मारता। पर ऐसा होता नहीं। जैसे कोरोना देखा होगा आपने, कोरोना, कोविड वाला, तो जो कोविड वाला वायरस था वो क्या एक वायरस है, क्योंकि वो बाहर जिंदा नहीं रहेगा, बाहर मरा रहेगा, लेकिन जैसे किसी के बॉडी में गया फिर वो दिखाएगा कि मैं क्या हूं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, वायरसेस यानी कि विषाणु। ये क्या कर सकते हैं, किसी लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ये कोरोना का वायरस अपना एक और बेबी तभी देगा जब ये किसी बॉडी में होगा, या फिर ये वाला वायरस, ये सब क्या वायरस है। तो वायरस जो होता है बेसिकली क्या होता है, विषाणु होता है, और ये किसी और सेल के यानी किसी लिविंग बीइंग के अंदर ही जाकर के क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी डिजीज हो जाती है पौधों के अंदर, इंसानों के अंदर और जानवरों के अंदर। कोरोना वाला क्या था, वायरस था। इसके अलावा जो चिकन पॉक्स होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है। तो हमने बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा कोई रोल अदा करते हैं या कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं। तो देखिए, हमारा और सूक्ष्म जीवों का क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सूक्ष्म जीव क्या हर जगह पाए जाते हैं, यानी हवा में, पानी में, सॉइल में, फूड में, हमारे शरीर के अंदर में। इसीलिए क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ नुकसानदायक होते हैं। अब ये यूजफुल कैसे होते हैं वही हमें देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कहाँ रोल अदा करें। तो सबसे पहला क्या करते हैं, ये क्लीन करते हैं क्या, एनवायरनमेंट को, यानी कि पर्यावरण की सफाई में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसमें एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। जैसे मान लीजिए अब ये केला का छिलका है, धीरे धीरे क्या होगा, इस पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसको खाएंगे, पचाएंगे और फिर डाइजेस्ट करके मिट्टी में मिला देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन यानी कि अपघटन। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, डेड प्लांट या एनिमल को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो डीकम्पोजिशन यानी अपघटन का मतलब यही हो गया कि जितने भी पौधे या फिर जो जानवर है मरे हुए, उनको क्या करना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। ठीक, और क्या होता है, इसमें मेन रोल कौन अदा करता है, बैक्टीरिया और फंगस। तो यानी कि जो जीवाणु और कवक वो क्या करता है, उसी ने सारी के सारे प्रोसेस को किया, यानी उसको खाया, पचाया, डाइजेस्ट करके फेंक दिया, यानी उसको मिट्टी में मिला दिया। इस तरीके से क्या हुआ, अपघटन हुआ, यानी डीकम्पोजिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सोच के देखो कितना सारा कचरा जो डीकम्पोज हो रहा, नहीं हो पाता तो हमारा सिस्टम तो हैंग हो जाता, हमेशा महकता रहता, बहुत ही गंदा लगता। तो इसीलिए क्या, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बैक्टीरिया सच में हमारी लाइफ में यूजफुल है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या, सबसे पहला एनवायरनमेंट को क्या करता है, क्लीन रखता है और रिसाइकल करता है न्यूट्रिशन। यानी कि मान लीजिए एक प्लांट है, जमीन से क्या करता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन ले लिया, अगर वो डीकम्पोज होकर के वापस मिट्टी में नहीं मिलेगा तो वापस मिट्टी के अंदर वो सारे के सारे जो न्यूट्रिशन था वो जमीन में नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण भूमि के अंदर यानी सॉइल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। तो ये साइकिल चलता रहता है। जब कोई प्लांट मरा तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, न्यूट्रिशन दोबारा से थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। और बहुत सारे तरीके उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हमको क्या याद रखना कि ये पर्यावरण को साफ रखते हैं, यानी एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, न्यूट्रिशन को रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण करते हैं, और ये क्या करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता को बढ़ाता है। फर्टिलिटी यानी कि और ज्यादा पौधे उगेंगे। ठीक है, जैसे कि गोबर डाल दी तो गोबर के कारण थोड़ी हो रहा है, गोबर डायरेक्ट मिट्टी में नहीं मिलता, उसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, डीकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो मिट्टी की क्या करती है, पावर बढ़ जाती है, यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और लास्ट क्या करता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि जितना भी हमने ऑर्गेनिक, जितना भी हमने सामान खाया जो डिग्रेड हो सकता है नेचुरली, अगर वो हमने फेंका और वो डीकम्पोज नहीं होगा तो पर्यावरण में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कचरा फैल जाए। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी, कौन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और दूसरा क्या, दूसरे को हम कहते हैं मैन्योर यानी कि खाद बनाना। तो खाद देखा होगा, जैसे पौधे, पेड़ पौधे, पत्तियां, गोबर ओबर हमने सब डाल दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा फंगस उगेगा, बैक्टीरिया आएगा, वो इसको क्या करेगा और छोटे छोटे पीसेज में डिवाइस करेगा, डीकम्पोज करेगा, और फिर उसके बाद जो हमको मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर यानी कि खाद। और खाद के बारे में तो आपने पढ़ा ही था कि मैन्योर इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। यानी कि एनिमल और प्लांट वेस्ट को बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके, डीकम्पोज करके उसको एक नेचुरल फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के रूप में इसको विभाजित कर देते, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन ऐड करते हैं सॉइल में, और प्लांट का हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये क्या था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था किसका, मैन्योर का। ठीक है, एक बार मैं ये वाला थोड़ा ऊपर कर दूं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या अपना अगला। तो देखिए, बायोगैस का मतलब क्या होता है कि मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ बायोगैस के लिए। बहुत साल पहले ना मेरे मामा के वहां ऐसा कुछ बना हुआ था। तो बहुत साल पहले ना मेरे मामा के वहां एक टॉयलेट का टैंक बना हुआ था। तो ये टॉयलेट था और ये टैंक है। ये जो टैंक वो किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके ऊपर क्या एक लोहे का बहुत ही हैवी ढक्कन रख दिया जाता था।
और उसमें एक पतला सा पाइप निकाल दिया गया। अब जैसे जैसे उसमें क्या जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, उसके अलावा बाकी वेस्ट जा रहा है, तो उसके अंदर क्या बनते जाता है, गैस बनते जाता है, जिसके कारण ये जो ढक्कन है वो क्या होता है, ऊपर उठते जाता है। पर क्योंकि ये जो कवर है यानी कि ढक्कन जो बहुत ज्यादा हैवी है, तो प्रेशर बन रहा है। अब ये क्या होगा, जैसे इस पाइप से इसको हम नॉब खोलेंगे तो ये गैस बाहर निकलती थी। और ये क्या होता था, इसको हम जलाने में यूज कर सकते थे, लाइट जलाते थे, इसके अलावा खाना पकाने में, क्योंकि उसमें से जो गैस निकलती थी वो अच्छी फ्यूल होती थी। इसी फ्यूल को हम क्या कहते हैं, बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को डीकंपोज कर देते बिना ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक गैस बनती है, उसी को इसको हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, और इस बायोगैस के अंदर क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मीथेन है वो एक अच्छा फ्यूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को जला सकते हैं और फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारा हमने वेस्ट डाला, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर गैस बनेगी। अब ये गैस क्या होगा, इस प्रेशर से बाहर जाएगा, इससे हम बल्ब जला सकते हैं या फिर हम गैस भी जला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा बायोगैस। इसका यूज क्या होता है, खाना पकाने में, हीटिंग करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और फ्यूल फॉर व्हीकल्स यानी कि वाहनों का ईंधन बनाने में भी यूज होता है। तो ये क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, कि हमारे लाइफ में ये कितना हेल्पफुल है। हम इस चैप्टर के तीसरे वैज्ञानिक से मिलते हैं, जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो मिलिए। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया है ना? हेलो बोलो, बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है, पूछ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो आनंद मोहन चक्रवर्ती जो थे वो क्या थे, एक इंडियन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप किया था जो ऑयल स्पिल्स को यानी तेल के रिसाव को क्या कर सकता था, तोड़ सकता था, यानी ब्रेक कर सकता था, ऑयल को भी ब्रेक कर सकता था। जिसके कारण क्या है, ये डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुई पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। ठीक है, इसीलिए इनको पेटेंट भी मिला था। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा चीज बनाया जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, फिर आपने क्या किया, उसको ले जाकर के पेटेंट करवा दिया कि यानी आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई और भी यूज करेगा तो आपका मनी आएगा, धन आएगा आपके लिए। तो ये जो आनंद मोहन चक्रवर्ती थी, इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरियम की खोज की थी जो क्या कर सकता था, पोल्यूशन को कम कर सकता था, ऑयल स्पिल को तोड़ सकता था, इसलिए इनको पेटेंट मिला। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को हम किस में यूज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो यहां तक हमने वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे जो बड़े लेवल पे हम यूज कर सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ फ्यूल बनाने में, मैन्यूर बनाने में, डिकम्पोजिशन करने में यूज नहीं होते, फूड में भी। फूड में कैसे, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे देखिए, दही के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। आपने कभी सोचा कि ब्रेड इतना फूला कैसे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ईस्ट है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चीज के अंदर, बटर के अंदर, इतनी सारी चीजें बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव का। भटूरा खाया होगा आपने, भटूरा बनाने के लिए भी क्या यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उदाहरण के तौर पे क्या हो गया कि हम ब्रेड, केक, इडली, डोसा, भटूरा और दही बनाने में किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम एक एक करके देख लेते हैं ये सारे फूड का कैसे। तो देखिए, एक जीव है जिसका नाम है ईस्ट, जो कि ऐसा दिखता है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो हर सेकंड क्या होता है, डिवाइड होता है, एक के नीचे एक और। ये देखो बेबीज दिए जा रहे हैं। और जब ये बेबीज बनाता है तो इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण जो हमारा मटेरियल क्या होता है, फूल जाते हैं। कहने का मतलब क्या, आपने भटूरा बनाने के लिए मैदा, आटा मिला करके गूंद के रख दिया, तो गूंद के रखा तो उसके अंदर क्या है, ईस्ट। अब वो ईस्ट क्या करता है, उसके अंदर गैस बनाएगा, जिसके कारण वो फूल जाएगा। इसलिए जब हम भटूरा बनाते हैं एकदम फूला फूला, ये एकदम फूला फूला देते हैं। ठीक है, तो ईस्ट क्या एक तरह का फंगस है, ये वार्म कंडीशन में क्या होता है, ग्रो करता है बहुत ही रफ्तार से। ठीक है, और ये कौन सी प्रक्रिया करता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब एक के पीछे दो, 2, 4, 8, 10, 16, 32 ऐसे करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। कहने का मतलब पहले उसके अंदर 10 ईस्ट थे, 10 से 20 हुए, 20 से 40, 40 से 80, इस तरीके से बढ़ते गए। ठीक है, और ये क्या उत्पन्न करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो हमारा डो है, डो यानी कि जो आटा हमने गूंदा था, वो क्या हो गया, नरम और प्लफी हो गया, यानी कि फूल गया बिल्कुल।
तो देखिए ये जो ब्रेड है वो भी फूली है, ये जो हमारी स्वीट है, मिठाई है, ये भी फूली है, भटूरा फूला है, केक में ये जो मलाई है ये फूली है। तो ये सब किसके कारण हुआ? ईस्ट के कारण। तो इसका यूज कहाँ होता है? ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, भटूरा बनाने में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इडली, डोसा, सांभर इन सब बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये बना कैसे आपको समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं जो कि हमारा क्या, फर्मेंटेशन। तो अभी मैंने आपको बताया क्या कि ईस्ट जिस प्रोसेस का यूज करता है बनाने के लिए, ये सारा का सारा गैस और बाकी सारी चीजें, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो भी उसके अंदर शुगर है, शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता, ग्लूकोज भी होता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो ग्लूकोज है, उसको क्या करता है? वो यूजफुल प्रोडक्ट में तोड़ देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो कहने का मतलब सड़ा देता है, इतनी सी बात है, इतने याद रखना तुम। ठीक है, जैसे अंगूर रख दिया बहुत सारा, चावल रख दिया, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? वो बहुत ज्यादा सड़ जाएगा और सड़ के क्या बन जाता है? अल्कोहल। तो वो कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन है। इसका यूज क्या होता है? डो को सॉफ्ट बनाने में, यानी कि जो हमने आटा गूंदा उससे सॉफ्ट बन जाएगा। और बहुत सारे खाने के पदार्थ बनते हैं इससे। इथेनॉल बनता है। इथेनॉल कौन सा? वही वाला इथेनॉल जो गन्ने के जूस से बनाया जा रहा है। और मणिपुर का एक शहर है, उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है और फिर गाड़ियों में भरा जा रहा है, जिससे गाड़ियों की क्या हो जाएगी? हवा निकल जाएंगी, यानी उनका इंजन खराब हो जा रहा है। E20 हो गया, आप तो E100 चलाने की बात चल रही है। ठीक है, तो वो जो इथेनॉल बना, किससे बना? इससे बना, यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस से। बियर किससे बनता है? फर्मेंटेशन से। ब्रेड कैसे बनता है? फर्मेंटेशन से। योगर्ट यानी कि दही जैसा ही होता है, पर ये क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये भी किससे बनता है? फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। किण्वन क्या? एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्मजीव शर्करा को किस में बदल देते हैं? उपयोगी पदार्थों में बदल देते हैं। तो दारू हो गया, बियर हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सारी चीजें किससे बनती है? फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन से। देखिए लैक्टोबैसिलस जो होता है ये बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और ये लैक्टिक एसिड बनाता है। और इसी एसिड के कारण जो हमारा दही है या फिर जो मट्ठा, वो खट्टा लगता है। करते ना ऐसे, मजा आ गई। तो वो किसके कारण हुआ? लैक्टिक एसिड के कारण। और वो लैक्टिक एसिड कौन बनाया? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया ने बनाया। ठीक है, और इसका उपयोग तो आपको पता ही है, दही बनाने में, इडली का घोल बनाने में, डोसा का घोल बनाने में यूज होता है। तो ये वो दो जीव हो गए जिनका हमने फूड में यूज किया। पर याद कीजिए, जब हमने ये पढ़ा था डीकम्पोजिशन वाला, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषण है, उसको रिसाइकल करना जरूरी होता है। तो उसे रिसाइकल करने में एक और बैक्टीरिया हेल्प करता है, उसका नाम है राइजोबियम। यानी कि ये प्लांट के जड़ों के नीचे होता है। तो ये क्या करता है? हवा से नाइट्रोजन लिया और जमीन में घुसा दिया, यानी गैस छोड़ दिया, यानी कि जमीन के अंदर मिला दिया। तो राइजोबियम जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया है। ये क्या होता है? जितने भी दाल वाली फसलें होती है उनके रूट्स में होता है। और दाल वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनियस यानी कि दलहनी जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम, जो क्या करता है? एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और जमीन में मिला देता है। तो वो नाइट्रोजन लिया और जमीन में मिला दिया, इससे नाइट्रोजन का लेवल क्या रहता है? स्टेबल रहता है, बना रहता है। यानी कि नाइट्रोजन का ये क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, यानी कि फिक्स करता है नाइट्रोजन को, हवा से लेकर के जमीन में मिला देता है, जिसके कारण सॉइल की क्या होती है? फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे मिट्टी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होगी, तो फर्टिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी ही। इसका एग्जाम्पल कहने के मतलब कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जो मटर देखा होगा, पी, उसके जड़ों में पाया जाता है। बीन, ग्राम यानी चना, लेंटिल यानी मसूर का दाल, तो जितने भी दलहनी पौधे, उन सभी की जड़ों में क्या पाया जाते हैं? राइजोबियम पाया जाता है, जिसके कारण मिट्टी के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन का लेवल मेंटेन रहता है। तो राइजोबियम हो गया। पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनका यूज हम फूड में करते हैं, मतलब फूड के तौर पे ही उसको खाते हैं। और ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? अमेजिंग माइक्रो एल्गी, यानी कि अद्भुत सूक्ष्म शैवाल। ठीक है, अब ये जो होते हैं माइक्रो एल्गी, वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं और पौधों की तरह होते हैं। ये पानी में रहते हैं, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या? सबसे पहली बात तो भाई ने ऑक्सीजन छोड़ा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या कि जलीय जीवों के लिए क्या करता है? भोजन बनाता है। तो पानी के अंदर जो जीव रह रहा है बहुत गहराई में, वो क्या करता है? वो इन्हीं सबको खा करके जिंदा रहता है।
और जल को ये क्या करता है, साफ करने में मदद करता है और जैव का ईंधन बनाने में भी हेल्प करता है। इसी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी माइक्रो एल्गी है, उसका नाम है स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना क्या है, एक माइक्रो एल्गी है जिसका यूज फूड के तौर पे होता है, इसीलिए इसको हम सुपर फूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा लेवल पे क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन से भरपूर होता है, और इसके अंदर विटामिन B12 भी होता है, इसीलिए इसको हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, यानी दवाइयों के रूप में या फिर सेहत बनाने के लिए जो जिम जाते हैं वो भी स्पाइरुलिना का यूज करते हैं। तो यहाँ तक जो हमने देखा वो क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फिर उसके बाद हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल जो होती है वो क्या होती है, किसी भी जीवन का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगला क्वेश्चन यही है कि कोशिका को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, यानी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही क्यों है, कोशिका ही क्यों? तो सबसे पहली बात कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं सब किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने, और हर सेल क्या करता है, लाइफ प्रोसेस करता है, यानी जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करता है। यानी मेरे शरीर की हर एक कोशिका दिन रात हमेशा मेहनत करे कि भाई को जिंदा रखना है। समझ आया मैंने कहा? तो लाइफ प्रोसेस के लिए हर कोशिका क्या कर रही है, योगदान दे रही है। और जितनी भी नई कोशिकाएं बनती है वो सब क्या, पुरानी कोशिकाओं से ही उनका जन्म होता है, ठीक है। और सेल्स एक साथ मिलकर के बनाती है टिश्यूज, टिश्यू से बनता ऑर्गन, ऑर्गन से बनता ऑर्गन सिस्टम, और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से बनता ऑर्गेनिज्म। और क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बेसिक फंक्शन है वो किसका काम कर रहा है, वो है सेल्स, इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी जीवों में क्या पाई जाती है, कोशिका। कोशिकाएं क्या करती है, क्रियाएं करती हैं, क्रियाएं के अलावा ये क्या करती है, नई कोशिकाओं को जन्म देती है, और जितने भी कोशिकाएं हैं इन्हीं से पूरा का पूरा जीव बनता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मूलभूत इकाई, यानी कि फंक्शनल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए हमने प्लांट सेल पढ़ा, एनिमल सेल पढ़ा, प्लांट सेल में भी कई टाइप के पढ़े, एनिमल सेल भी पढ़े, पर हमने बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ा कि बैक्टीरिया वाला सेल कैसा दिखता है। तो बैक्टीरिया वाला सेल दिखता है ऐसा, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बैक्टीरिया सेल के बाहर भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, पर इसका न्यूक्लियस देखोगे बंद नहीं है, पैकेज फूड नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल आवारा घूम रहा है। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हमारी सबसे पहले कोशिकाओं में से एक है, यानी इंसान को आए हुए 30 लाख साल हुए, लेकिन बैक्टीरिया को आए हुए 350 करोड़ साल से ज्यादा हो गए। तो जो शुरुआती सेल्स थे वो कुछ ऐसे दिखा करते थे, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ है, यानी इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस पे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, और इनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि इनका न्यूक्लियस चारों तरफ से बंद नहीं होता है, कभी इधर घूम रहा होता है, कभी उधर घूम रहा होता है, घूम रहा होता है बस। इसीलिए ये जो न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस की जगह पे इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड, यानी यहाँ क्या होता है, गुच्छा होता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती है और न्यूक्लियस जैसा ही बिहेव करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, यानी कि केंद्रकाभ। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि ये बैक्टीरिया का अगला बेबी कैसा होगा, उसका थोड़ा कैसा होगा, ये सारी चीजें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सब कहाँ होता है, इसके न्यूक्लियोइड में होता है। न्यूक्लियस इसके पास है नहीं तो उसकी जगह न्यूक्लियोइड, उसी के अंदर सारा सामान भरा हुआ है। तो केंद्रकाभ वह क्षेत्र है जिसमें जीवाणुओं को क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। अब हम करेंगे एक छोटा सा रिकैप, छोड़ के नहीं जाना, ये सारा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब देना है वरना बहुत मार मारूंगा बता रहा हूँ। सबसे पहले सेल क्या है, यस वेरी गुड, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिज्म क्या है, यस लिविंग थिंग्स। माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट भैया ने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोशिका पढ़ा, कोशिकाएं शरीर कैसे बनाती है, उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और फिर जीव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव और उनके प्रकार। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया कि इसका यूज क्या लाइफ में, और फिर हमने लास्ट में विषाणु पढ़ा था और बैक्टीरिया पढ़ के चैप्टर को कर दिया हमने खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी सलाह है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में फेंक के मारिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। चलिए बाय बाय।